क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को कि थोड़ा और लार्ज कर दें। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका था कि औद्योगिक संबंध की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और बिहार राज्य में औद्योगिक संबंधों को प्रस्थापित करने के लिए श्रम संगठनों की भूमिका पर उदाहरण देकर चर्चा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक, बस कंसेप्ट के बारे में आपको पूछ रहा है। यहाँ सहयोग के पहलू, संघर्ष के पहलू लिखना या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को डालना बहुत जरूरी नहीं है। हालांकि आपके पास आंसर अगर लंबा नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट का या फिर कोऑर्डिनेशन का जो पॉइंट वगैरह लिखा था वो तो बेकार ही है, उसका कोई, या उसका विस्तार क्षेत्र वगैरह लिख रहे हैं, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ। दूसरा, उसमें डिस्कस द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन मेंटेनिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन बिहार स्टेट विथ एन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दो हिस्से में बटा हुआ है। पहला हिस्सा क्वेश्चन का क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट बताना है, अवधारणा बताना है किसका, इंडस्ट्रियल रिलेशन का, इंडस्ट्रियल रिलेशन का, औद्योगिक संबंध का। तो औद्योगिक संबंध क्या है वो आप क्लियर कर दीजिए। एक आध परिभाषा लिख, परिभाषा के बारे में मैं एक बात और बता दूं आपको कि आप लोग जब भी परिभाषा लिखते हैं, खास करके हिंदी वाले बच्चे, तो दो तीन परिभाषा लिखते हैं, तो कोशिश कीजिए अगर एक परिभाषा आप अंग्रेजी में लिख पाए तो बेहतर हो। ठीक है, अंग्रेजी में अगर एक परिभाषा लिख पाए तो बेहतर होगा। दूसरी बात और एक आपको मैं बता दूं कि आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में यदि परिभाषा लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये वाला कॉमा में अगर परिभाषा लिखते हैं तो जो शब्द है उसको एज इट इज लिखना होगा, मतलब वो उनके शब्द को आपने कहा। अगर आपको एकदम एज इट इज याद नहीं है, ठीक है, पूरा के पूरा उसी तरह से याद नहीं है जैसा उन्होंने कहा है, तो फिर आपको क्या करना है, तब आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा मत यूज। तब बेहतर ये होगा कि जैसे कि आप लिख रहे हैं फिलिपो ने कहा है कि, और उसके बाद फिर सीधे जो आपको याद है, फिलिपो ने कहा है कि, ठीक है, इसके बाद ऐसे देते हैं तो पूरा एज ए स्टेटमेंट लिखिए। अगर नहीं याद है पूरा स्टेटमेंट तो फिर सीधे आप लिखिए जो भी आप लिखना चाह रहे हैं कि औद्योगिक संबंध के बारे में, या औद्योगिक संबंध जो है सो श्रमिकों और नियोजकों के बीच का ऐसा ऐसा ऐसा, और है के बाद आप उसको वहां पे फुल स्टॉप दे दीजिए लास्ट जब आप एंड कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा अगर आप यूज करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके स्टेटमेंट को, इसका मतलब ही वही होता है बेसिकली कि जो स्टेटमेंट आप कोट कर रहे हैं वो उसी का स्टेटमेंट है, उसको एज इट इज आप कोट कर रहे हैं। और अगर आपको एकदम एज इट इज याद नहीं है और आप ऑन एन एवरेज जो पॉइंट है उसको खाली समझाना चाह रहे हैं कि ये बात उन्होंने कहा है, तो फिर आप उसको डबल कॉमा मत मारिएगा। दूसरी बात, कोशिश कीजिएगा, मेरे हिसाब से बेहतर तो ये होगा कि कुछ परिभाषाओं को एक जगह पे पेपर पे लिख लीजिए। ठीक है, औद्योगिक संबंध के 3-4 परिभाषाओं का अच्छे राइटर का, उसी तरह से औद्योगिक विवाद की परिभाषा को, उसी तरह से WPM की परिभाषा, कलेक्टिव बार्गेनिंग की, ट्रेड यूनियन की, जो भी अच्छे अच्छे परिभाषाओं को एक जगह लिख लीजिए, ILO क्या कहता है उस परिभाषा को, और उसमें से एक आध अंग्रेजी में भी लिख लीजिए, और 2-3-4 परिभाषाओं को हर टॉपिक का याद कर लीजिए। ज्यादा है नहीं, 7-8 टॉपिक का परिभाषा आपको याद रखना होगा, तो वो एज इट इज अगर याद कर सकते हैं आप तो बेहतर होगा। और इसमें आप इंदुवाला की बुक या फिर मेरे भी बुक में कई सारे परिभाषा एज इट इज लिखे हुए हैं, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया जो मैं बताना चाह रहा था आपको? ठीक है, अब जो इसका अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, पहले तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, डेफिनेशन वगैरह आप बताते जा रहे हैं, औद्योगिक संबंध क्या है नहीं, और उसके बाद जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कुछ लोगों ने लिखा है बहुत अच्छे से कि उन्होंने 4 कॉन्सेप्ट बताया है, जो हमने अपने बुक में भी लिखा और कई लोगों के नोट में मैंने लिख दिया है, सॉरी आपके टेस्ट कॉपी में, कि भाई पेज नंबर 180 पे आप जाकर के देख लीजिए, उसी चीज को हमने डिस्क्राइब किया और उसी को आपको लिखना, ठीक है, मेरे बुक के पेज में। तो आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे मैं शॉर्ट में डिफाइन कर देता हूँ, बस बहुत ज्यादा नहीं। एक तो पहले था कि जो वर्कर थे और एम्प्लॉयर थे उनके बीच में पहले डायरेक्ट रिलेशन था, प्रत्यक्ष संबंध, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। दूसरा है कि समय के साथ फिर, अब डायरेक्ट रिलेशन था कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में जो भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो क्या था, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री होता था, छोटा छोटा उद्योग का स्टार्टिंग में विकास हुआ, कुटीर उद्योग हुआ करता था, घर में ही छोटी छोटी फैक्ट्री जैसी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लगा के लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें मालिक है, 2-3-4-5 लोग साथ में काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे से डायरेक्ट मिल रहे हैं, मालिक को कोई समस्या हुई तो अपना जाके बताया, और अभी भी कई सारे उद्योग में ऐसा है भी। तो लेकिन प्रारंभ में तो बहुत सारे उद्योग ऐसे ही हुआ करते थे। समाज में जब उद्योग का विकास हुआ तो नियोजक और श्रमिक एक दूसरे से डायरेक्ट टच में रहता था, कोई भी समस्या हुई तो दोनों आपस में मिल करके बैठ करके विचार विमर्श किए, और इसीलिए जो है सो कई सारी परिभाषाओं में आप ये भी देखेंगे कि औद्योगिक संबंध मतलब नियोजक और श्रमिक का उद्योग में जो संबंध है उसको औद्योगिक संबंध कहते हैं। कि यदि क्रिकाल्डी का जैसे डिफिनेशन है कि उद्योग में आपका नियोजक और श्रमिक का संबंध, इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे इसलिए कहा गया कि संकुचित शब्दों में कहने का मतलब आज के समय में ये परिभाषा बहुत व्यापक हो गया है कि केवल नियोजक और श्रमिक नहीं रह गए, उसमें और सारे फैक्टर आ गए हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद तो और भी ज्यादा परिभाषा व्यापक। तो स्टार्टिंग में वर्कर का और एम्प्लॉयर का रिलेशन कैसा था, प्रत्यक्ष संबंध। उसके बाद दूसरा हुआ आपको समय के साथ क्या हुआ कि अब
नियोजक जो है 3, 4, 5 फैक्ट्री बनाने लगा, बिजी रहने लगा, और उसने अपने व्यापार का बढ़ोतरी किया। बड़े-बड़े अब रिलायंस के जो मुकेश अंबानी हैं, अब कितने आदमी उनके वर्कर उनसे कभी मिले होंगे? लाइफ में बहुत वर्कर उनसे लाइफ में नहीं मिल पाए होंगे जो उनके रिलायंस में काम करते। तो संबंध वहां पर क्या होने लगा? अप्रत्यक्ष होने लगा। क्यों होने लगा अप्रत्यक्ष? तो वर्कर जो है सॉरी एम्प्लॉयर जो है वो आपको समय के साथ कई सारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगाने के चलते उसकी व्यस्तता बढ़ गई। तो उसने क्या किया कि अब मान लीजिए उसने 4 यूनिट खोल रखा है अलग अलग जगहों पर, तो हर एक जगह एक एक मैनेजर रख दिया, प्रबंधक, वो उसको मैनेज कर रहा है। तो वर्कर का रिलेशन, अब वर्कर और एम्प्लॉयर इनके बीच में कौन आ गया? मैनेजर। वर्कर की समस्याओं को, वर्कर की जो भी बातें हैं उसको मैनेजर पहुंचा रहा है एम्प्लॉयर के पास, और एम्प्लॉयर का जो भी डिसीजन है वो मैनेजर पहुंचा रहा है वर्कर के पास। तो अब यहाँ पे संबंध क्या हो गया? प्रत्यक्ष से तो वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में आ गया मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पर संबंध कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष हो, इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया, क्योंकि पहले दोनों एक साथ बैठ करके बात करते थे एम्प्लॉयर और वर्कर, अब यहाँ पर एम्प्लॉयर अब मिलना मुश्किल हो। अब उसके बाद समय के साथ फिर क्या हुआ? जब एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में डिस्प्यूट बढ़ने लगा, तो लगा सरकार को कि नहीं, इसका प्रभाव समाज में पड़ रहा है, और वर्कर का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है सो समाज का हिस्सा है, राष्ट्र का हिस्सा है, वेलफेयर स्टेट की बात हुई। तो फिर धीरे धीरे समय के साथ इसमें सरकार भी आ गई। तो अब ट्राइपार्टाइट रिलेशन हो गया, वर्कर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, और मैनेजमेंट हो गया। अब इस तरीके का कुछ रिलेशन हो गया, ये ट्राइपार्टाइट रिलेशन, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट और वर्कर। अब गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्प्लॉयर में भी एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वर्कर में भी वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव या ट्रेड यूनियंस वगैरह होंगे। तो इस तरह से इन सब के बीच अब ट्रेड यूनियंस वगैरह स्ट्रांग हुए, सामूहिक सौदेबाजी करने लगे। सरकार भी वर्कर के हित को भी, इंटरेस्ट को भी देख रही थी, और एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को भी देख रही है, ताकि उत्थान भी हो, राष्ट्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और वर्कर का भी डेवलपमेंट हो। तो ये सब देखते हुए तो संबंध क्या हो गया? समय के साथ फिर त्रिपक्षीय संबंधों का विकास होने लगा, ट्राइपार्टाइट रिलेशन आने लगे। और उसके बाद फिर अब जैसे ग्लोबलाइजेशन आता है, तो फिर ग्लोबलाइजेशन के बाद तो फिर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत तेज होगा। अब जैसे ही उद्योग का विकास तेज होगा, उद्योग के साथ जितने भी चीजें हैं उन सबका विकास तेज होगा। कहने का मतलब उससे जो जो जुड़े हुए पक्ष, तो पहले कौन जुड़े हुए थे उद्योग से? केवल नियोजक और श्रमिक जुड़े हुए थे, लेकिन समय के साथ और भी पक्ष इसमें आते गए। कौन? तो समय के साथ सरकार ने इसमें हिस्सेदारी दी। उसके बाद फिर कौन आए? उसके बाद फिर नियोजक श्रमिकों को समस्या हुई, नियोजक और श्रमिक कहाँ जाने लगे? कोर्ट जाने लगे। तो कोर्ट जाने लगे तो कोर्ट वगैरह, न्यायालय वगैरह आ गया बीच में। आप तो समय के साथ फिर एम्प्लॉयर, वर्कर, उसके बाद आपका कोर्ट, न्यायालय, उसके बाद फिर बहुत सारे एनजीओ हैं जो इन वर्कर्स के राइट्स के लिए काम करने लगे। कई तरह के वर्कर होते हैं जो इस तरह के हैजार्डस प्रोसेसेस में काम करते हैं, खान में काम कर रहे हैं, उनके शरीर को असर पड़ता है। तो समय के साथ लोग इस तरह के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुए जो वर्कर के हितों के लिए आवाज उठाने लगे। मैनेजमेंट को जो है सो वर्कर के वेलफेयर के लिए सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। वर्कर में उनका फिर ट्रेड यूनियन भी समय के साथ स्ट्रांग हुआ। स्टेट गवर्नमेंट में भी फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब अलग अलग जो है सो अपना रोल प्ले करती है इसमें। उसके बाद कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी उसके बाद आपको इंटरेस्ट लेने लगी। अभी भी आप देखते होंगे चुनाव वगैरह के पहले पॉलिटिकल पार्टी जो है सो वर्कर को रिझाने के लिए अब जैसे कई सारे स्कीम्स वगैरह लाती है वर्कर के व्यू से, तो पॉलिटिकल पार्टीज हो गया आपको। उसके बाद आपको एडजुडिकेशन वगैरह जो कोर्ट के अलावा होता है, आपको अधिनिर्णयन, एडजुडिकेशन, तो ये सब का जो निर्णय है वो भी प्रभाव डालने लगा इनके संबंधों पर। तो समय के साथ संबंध क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। और आज के समय में मल्टीफेरस रिलेशन हो गया, सब एक दूसरे को प्रभावित कर। अब एनजीओ मान लीजिए प्रेशर दे रही है सरकार पे कि आप लेबर के वेलफेयर के हिसाब से एक ऐसा हेल्थ स्कीम लाइए जिसमें कि सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर कवर हो जाए, सबको इस तरह से। तो अब एनजीओ का प्रेशर सरकार पे पड़ रहा है, वर्कर का प्रेशर सरकार पे पड़ रहा है, एम्प्लॉयर सरकार पे प्रेशर दे रहा है कि नहीं आप हमारा जो है सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ा दीजिएगा कुछ इस तरह का नियम ला करके। तो वो तो सब एक दूसरे से, सरकार एम्प्लॉयर को समझा रही है, वर्कर से निगोशिएट कर रही है। उसी बीच में पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एजेंडा सेट करती है कि नहीं अगर हम सरकार में आएंगे तो इस तरह से एक मल्टीफेरस रिलेशन जो है कई तरह से, कई डायमेंशन में एक रिलेशन बन के निकल के आ जाता है। तो ये जो है सो आज के समय में हमारा है। तो ये पूरा आपको पॉइंट्स जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए था। होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी मेरे बुक में ये डिटेल किया हुआ है, तो आप वहां से जाके इसको देख। तो ये तो इसका एक पहला सेक्शन था कि आपको क्वेश्चन के पहले हिस्से में किन बातों को ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वो आपको है बिहार में ट्रेड यूनियन से संबंधित, तो उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। अब जैसे कि ट्रेड यूनियन के बारे में आप जानते हैं, श्रमिक संगठन है और करीब जो आपको 9 श्रमिक संगठन को केंद्रीय संगठन का भी दर्जा दिया गया। बिहार में कई सारे संगठन एक्टिव हैं, इसमें 3-4 संगठन जो है सो काफी एक्टिव है।
एक है आपको एटक का। एटक का फुल फॉर्म कोई बताएंगे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हाँ, वेरी गुड। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, और इंटक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वेरी गुड। बीएमएस भारतीय मजदूर संघ, और C2? C2 सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड। अब जैसे एटक का संबंध किस पार्टी से है? एटक का सर सीपीआई से है, वेरी गुड। और इसका? इसका कांग्रेस से। हाँ, इसका कांग्रेस से है। इसका? बीएमएस का सर मातृ संस्था आरएसएस है, मतलब बीजेपी से रिलेट कर। वेरी गुड। और C2? सीपीएम से है सर। हाँ, तो ये सब जो संगठन है ना, बिहार में खास करके ये 3 4 5 संगठन काफी, ये 4 संगठन काफी एक्टिव है, ठीक है। बिहार के संदर्भ में जब आप लिखिएगा तो ध्यान दीजिए, आपको लिखना है कि ये सारे संगठन जो है सो संगम में काफी एक्टिव हैं। अब इसमें से एक आध आदमी का नाम मैं आपको बता देता हूँ जो काफी एक्टिव लीडर, जैसे कि आप एटक के लिए एक्टिव लीडर हैं आपको गजनफर नवाब, काफी एक्टिव लीडर हैं, कई सारे विषयों पर सरकार को सलाह और सुझाव देते रहते हैं, हर एक मीटिंग बैठक इन सब में इनका रोल प्ले होता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे इंटक में है आपको चंद्र प्रकाश, ठीक है, तो ये भी काफी जो है सो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको। उसके बाद बीएमएस वगैरह में है जैसे श्री सियाराम सिंह, उसी प्रकार से C2 में है जैसे कि RN ठाकुर है। इन नाम को 2-4 आप इसलिए याद रखिए कि आप अपडेट रहें आज के समय में कौन मेन ट्रेड यूनियन का लीडर है अपने स्टेट में, ठीक है। तो ये सारे हैं, ठीक है। अब ट्रेड यूनियन जो है सो मेन क्या क्या रोल प्ले कर, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। अब ट्रेड यूनियन का जो मेन रोल है, एक तो जितने भी मैंने अभी बताया त्रिपक्षीय संबंध है। त्रिपक्षीय संबंध कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, त्रिपक्षीय संबंध कहने का मतलब क्या होता है, बताएंगे कोई? ये सर गवर्नमेंट और जो नियोजक है, तो यहाँ पे सरकार भी है, हाँ, उसके बाद श्रम संघ है, उसके बाद आपका नियोजक है या नियोजक का संघ है, जो भी है। तो इन तीनों का जो है सो रोल प्ले करता है, ये तीनों मिल करके किसी चीज को, क्योंकि ये जो आपको पता है लेबर का जो इशू होता है, श्रमिकों से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं। लेबर इकोनॉमिक्स है बेसिकली, वो मार्केट से जुड़ा हुआ, उसका प्रभाव समाज में पड़ता है, तो सभी पक्ष अपने अपने हिसाब से सरकार के साथ मिल करके निर्णय लेते। तो त्रिपक्षीय जो भी निकाय है इसमें, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन को ये कैसे मेंटेन करेंगे, तो जो भी आपको कमिटी होती है, जैसे कि मिनिमम वेज फिक्सेशन कमेटी है, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण समिति, या फिर आपको है बिहार राज्य परामर्शदात्री ठेका मजदूर परिषद, यानी कि ठेका मजदूरों के लिए ठेका मजदूर परामर्शदात्री समिति। उसी के बाद उसी तरह से आपका है आपको इक्वल रिम्यूनरेशन के लिए बिहार राज्य समान पारिश्रमिकी का है परामर्शदात्री समिति, पारिश्रमिकी का सब परामर्शदात्री समिति है। उसी प्रकार से आपका बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग है, और उसी प्रकार से बहुत सारे हैं, अब इतना यहाँ पे डिस्कस करना मुश्किल है। बाल श्रमिक आयोग, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है। तो ये सब जो है, इन सब में ट्राइपार्टाइट जो है सो स्ट्रक्चर है, यानी नियोजक के, सरकार के और श्रम संघ के प्रतिनिधि होते हैं। तो इन सब में ये जो ट्रेड यूनियन जिनका मैंने जिक्र किया आपको, इन सब के प्रतिनिधि हैं किसी न किसी रूप में, इनसे या इनके जुड़े हुए संबंध यूनियन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो कि सरकार के साथ विभिन्न श्रम संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करके और सरकार को जो है सो सुझाव सलाह देते हुए श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, औद्योगिक संबंधों को विनियमित करते हैं। तो पहला आपका हो गया त्रिपक्षीय संबंध, दूसरा हो गया, पहला आपका त्रिपक्षीय संबंध हो गया, उसको मेंटेन करते हैं। फिर उसी तरह से दूसरा हो गया आपको एलटीए द्वारा औद्योगिक संबंध को बेहतर करना। तो एग्जाम्पल भी आप लिखते चले जाएंगे, औद्योगिक संबंध को बेहतर करना। अब एलटीए क्या होता है? एलटीए का मतलब होता है आपको, एलटीए मतलब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट क्या होता है कि जैसे आप इसको समझ लीजिए पहले थोड़ा सा, कि जो थोड़ी सी अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करते हैं कि उसके जो नियोजक हैं वो श्रमिक प्रतिनिधि के साथ मिल करके उनको, जैसे पार्टिसिपेशन में, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन में, तो उसको स्थान देते ही हैं, प्लस श्रमिक प्रतिनिधि या फिर जो उनका रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है, मान्यता प्राप्त श्रम संघ है, उस सबके साथ मिल करके एक आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, दीर्घावधि समझौता उसको कहेंगे। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट मतलब दीर्घावधि समझौता, लंबे समझौता, 3 साल 2 साल 5 साल। और उस समझौता में क्या होता है, उस समझौता में सारे शर्त, जो उन लोगों का अस्थायी आदेश होता है, अस्थायी आदेश मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है, स्टैंडिंग ऑर्डर, उससे जुड़े हुए सारे बातें, जैसे उसको कितनी छुट्टी दी जाएगी, काम कैसे होगा, शिफ्ट पे कौन कौन सा होगा, शिफ्ट में बदलाव की सूचना कैसे देना है, ये सारी बातें। उसके अलावा उनको घूमने के लिए, वेकेशन वगैरह पर जाने के लिए अगर कोई बात है, उनको अगर कोई इंसेंटिव देना है कि मान लीजिए प्रोडक्शन इतना, अगर मान लीजिए जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल भी इसका बताता हूँ। अभी करीब 1 महीने पहले की बात है, हम लोग एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में थे, वो आपका कोका कोला कंपनी का था। तो कोका कोला का जो है सो प्लांट है, रिफिलिंग प्लांट, तो वहां पर आपको इंटक के जो प्रतिनिधि हैं चंद्र प्रकाश सिंह जी, श्री चंद्र प्रकाश सिंह जी, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो है सो साइन किया वहां के नियोजक से। ये मजदूरों के प्रतिनिधि थे
और प्लस कोका कोला का जो मैनेजमेंट था, मैंने उस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को पढ़ा था। उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र था, कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, किससे छुट्टी लेना होगा, घूमने के लिए जो भत्ता वगैरह, अभी तो कोविड का टाइम है तो लिखा हुआ था उसमें कि इस समय में जो है घूमने के भत्ता के बदले उनको एक बार एक मुश्त जो है कुछ राशि दे दी जाएगी, इस तरह से। इंसेंटिव था कि रिफिलिंग, मान लीजिए एक दिन में 8,000 यूनिट होता है 8 घंटे में या जो भी, तो अगर उतना सर्टेन यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स अगर वो टीम करती है तो फिर उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो है सो अगर ज्यादा करता है तो इस हिसाब से बहुत सारी बातें उसमें थी। तो ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है। इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये है कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों बैठ करके, उसके प्रतिनिधि मिल करके मैनेजमेंट के साथ करके फाइनल करते हैं। तो उससे एक तो दोनों उस अनुशासन को मानते हैं, जो भी उसमें बातें लिखी है दोनों उस अनुशासन को मानते हैं, दोनों उस बात पे सहमत हैं। दूसरा, वर्कर को कुछ ना कुछ इंसेंटिव और अदर चीजें उसमें जोड़ी जाती है, तो इससे क्या होता है, वर्कर का मनोबल हाई रहता है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, औद्योगिक संबंध भी बेहतर रहता है। तो ये काम जो है ना ट्रेड यूनियन हमारे, वो ये काम भी करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट वगैरह बनाने का काम करते हैं ताकि वर्कर्स का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो और बेहतर है। ठीक है। उसके अलावा आपको पॉलिटिकल प्रेशर बनाना, पॉलिटिकल प्रेशर बनाना कहने का मतलब, कई बार जो है अब सरकार कोई निर्णय लेके आती है, जैसे हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि सरकार का निर्णय खास करके जो 4 लेबर कोड था उसके मामले में, तो सरकार के निर्णय से इवन सरकार से संबद्ध जो ट्रेड यूनियन कहा जा सकता है बीएमएस, वो भी सहमत नहीं था, उसने भी हड़ताल किया, धरना प्रदर्शन किया। और स्टेट में भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो ट्रेड यूनियन थे, इंटक एटक, इन लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया, उस कोड में सुधार के लिए बहुत सारी मांग की। फिर समय के साथ सुधार भी हुआ, फिर भी अभी भी उनका जो है कई सारा बिंदुओं पर मतभेद चलता है। तो ये राजनीतिक दबाव बनाते हैं ताकि औद्योगिक संबंध, ताकि श्रमिकों का हितों का सुरक्षा हो, श्रमिक बेहतर तरीके से काम करें, और ताकि श्रमिक का यदि सुरक्षा अच्छे से होगा तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ा रहेगा, मनोवैज्ञानिक रूप से वो मजबूत रहेंगे, तो साइकोलॉजिकली अगर वो फिट रहेंगे तो औद्योगिक संबंध बेहतर बनेगा। तो ये एक उसके पीछे है। उसके अलावा जो है आपको नियोजकों के साथ भी वो सौदेबाजी करते हैं, सामूहिक सौदेबाजी जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में भी उन्होंने सामूहिक सौदेबाजी, लंबे समय तक बातचीत नहीं, ये इतना होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई और इशू होता है, ना भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करें, कभी नियोजक और श्रमिक के बीच में किसी तरह का विवाद होता है तो ये फिर आपस में सब सौदेबाजी वगैरह करके उसको सुलझाते हैं। और अगर विवाद नहीं सुलझाता है तो फिर उसको जो हमारे सुलह पदाधिकारी हैं उसके समक्ष विवाद को लेकर के आते हैं। तो ये सारा काम ट्रेड यूनियन वाले करते रहते हैं, जितने भी श्रम संघ के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ये होता है। उसके अलावा अगर उनके हितों की रक्षा नहीं होती है तो हड़ताल या धरना प्रदर्शन, ये सब जो है, ये सब भी आपको देखने को मिलता है यदि नियोजक उनके बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जैसे कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा बिहार में कि जो बिजली से जुड़ा हुआ आपका इंस्टीट्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जो है आपका एनबीपीडीसीएल या एसबीपीडीसीएल करके, साउथ बिहार पावर कॉर्पोरेशन, तो इन सब में इस तरह के धरना प्रदर्शन ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने किया ताकि वर्कर्स को जो उसका बेनिफिट्स है वो मिल सके। तो उसके अलावा आपको जो है वर्कर्स के बीच में अवेयरनेस, जागरूकता वगैरह फैलाना। जागरूकता कई मायनों में, जैसे कि आज के समय में मिनिमम वेज क्या है इसकी भी जानकारी उनको होनी चाहिए। उनके क्या काम का अधिकार, जो हमने आपको बताया था, काम का अधिकार कहाँ बताया था आपको, काम का अधिकार कहाँ पढ़े थे आप लोग, आईएलओ में आपको मैंने बताया था ना, काम का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या है, वर्क प्लेस, तो इन सब के बारे में। उसके अलावा स्कीम्स वगैरह जो सरकार की योजनाएं हैं उस सब की जानकारी। तो इस सब से क्या वर्कर बेनिफिटेड होता है, और वर्कर, गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर, इन सब के बीच का एक संबंध जो है वो भी मजबूत है। तो ये कई तरह की बातें हैं, उसको एग्जाम्पल के साथ जो मैंने आपको बताया उसको पुट करते हुए आप ओवरऑल लिखेंगे तो एक बेहतर आंसर बन के निकलेगा। कुछ लोगों ने लिखा था, मैक्सिमम लोगों को जरूरत है अपडेट करने की, और आप लोगों को जो भी मैं सुझाव देता हूँ उसको काइंडली अपडेट भी किया कीजिए, नहीं तो फिर उस सुझाव का कोई बहुत मीनिंग नहीं रह जाएगा अगर आप उस तरह से फिर लिखते नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर। किसी के मन में कोई डाउट है तो बताइए।